भारत एक प्राचीन देश जिसका हजारों वर्षों का इतिहास रहा है। इस भूमि ने कई घमासान युद्ध लड़े, कई बाहरी आक्रमणों का सामना किया। इन बाहरी शक्तियों से लड़ने के साथ साथ हर आक्रमण के बाद इस देश को फिर से खड़ा करने में देश के किसानों ने, छोटे छोटे व्यवसायियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसानों ने अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर ये सुनिश्चित किया कि अपना देश खाद्यान्न के मामले में स्वयं पूर्ण बने। छोटे छोटे व्यवसायियों ने भी गांव-गांव में हर जरूरत के सामान का निर्माण कर देश की प्रगति में अहम योगदान दिया। पिछले कुछ दशकों में देश ने कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया, कई क्षेत्रों में प्रगति के नए उच्चांक स्थापित किए। आज ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसमें अपने देश का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है और आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन इस विकास यात्रा में समाज का एक बड़ा तबका, फिर चाहे वे किसान हो या छोटे मोटे उद्योग करने वाले व्यवसायी, जिन्हें आज हम ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से जानते हैं, वो कहीं पीछे छूट गया। अगर हम सेंसेक्स जीडीपी के आंकड़ों में फंसकर इसी को विकास मानने लगेंगे तो वह विकास उस सुंदर इमारत की तरह होगा जिसकी नींव कमजोर है। और ओबीसी समाज इस देश की नींव है। ये वो समाज है जिसने राष्ट्र निर्माण में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन आज यही ओबीसी समाज अपने ही देश में उपेक्षा झेल रहा है। परिणामतः यह समाज दिन ब दिन पिछड़ता गया। ओबीसी समाज का पिछड़ापन देखकर अंग्रेजी हुकूमत में सन 1871 से 1931 इस कालखंड में हर 10 साल बाद ओबीसी समाज की जनगणना की जाती थी। ओबीसी समाज की आखिरी जनगणना 1931 को हुई और उस जनगणना के अनुसार उस वक्त देश में ओबीसी समाज की संख्या 52% थी। एक अनुमान के अनुसार बीते 86 सालों में ओबीसी समाज अब 52% से भी आगे बढ़ा है और आज कुल आबादी का 60 से 65% ओबीसी समाज है। देश की आधे से ज्यादा आबादी ओबीसी होने के बावजूद शैक्षणिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में ओबीसी समाज की उपेक्षा हुई है। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले अग्रणी व्यक्तियों में से एक थे महात्मा ज्योतिराव फुले, जिन्होंने 1873 में अपनी लिखी किताब शेतकऱ्यांचा आसूड में इस समाज के लिए आरक्षण का मुद्दा उठाया था। महात्मा ज्योतिराव फुले तथा उनकी धर्मपत्नी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इस दंपत्ति ने मिलकर स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, अंधश्रद्धा निर्मूलन आदि अनेक विषयों में समाज में जन जागृति लाने का अभूतपूर्व कार्य किया। महाराष्ट्र में ही छत्रपति शाहू महाराज ने सन 1902 में अपने कोल्हापुर संस्थान में ओबीसी समाज के लिए 50% आरक्षण लागू किया था और यह आरक्षण देश को आजादी प्राप्त होने तक जारी रहा। आगे जब देश आजाद हुआ तब देश के संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर तथा देश के प्रथम कृषि मंत्री डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, जो संविधान निर्माण समिति के सदस्य भी थे, दोनों ने अथक प्रयासों से SC/ST संवर्ग के साथ ओबीसी समाज के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की। लेकिन जिस तरह ST तथा SC संवर्ग में आने वाले सभी जातियों की सूची तैयार थी, ओबीसी संवर्ग में आने वाले जातियों की सूची तैयार नहीं थी और इसी कारण जहां SC संवर्ग को 15%, ST संवर्ग को 7.5% आरक्षण शिक्षा तथा नौकरियों में लागू हुआ, ओबीसी समाज इस आरक्षण से वंचित रहा। ओबीसी समाज को उनका हक दिलाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख तथा अन्य ओबीसी नेताओं ने पहली लोकसभा में ओबीसी समाज की जातियों की सूची बनाने हेतु आयोग गठित करने के लिए सरकार से बार बार अनुरोध किया। लेकिन जब इस विषय को लेकर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर तथा डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जी ने अपने अपने मंत्री पदों का इस्तीफा दिया, तब जाकर सरकार जागी
और सांसद काका कालेलकर की अध्यक्षता में आयोग की स्थापना की गई। 1953 का काका कालेलकर आयोग हो या फिर 1978 में गठित बीपी मंडल आयोग हो, दोनों आयोगों ने विस्तृत अध्ययन के बाद यह पाया कि ओबीसी समाज शैक्षणिक तथा आर्थिक क्षेत्र में काफी पिछड़ा है और इन दोनों आयोगों ने ओबीसी समाज को शिक्षा में आरक्षण, छात्रावास की व्यवस्था, नौकरियों में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण आदि महत्वपूर्ण सिफारिशें की, लेकिन किसी भी सरकार ने ओबीसी समाज को न्याय नहीं दिया। आजादी के बाद भी बरसों तक ओबीसी समाज पर अन्याय होता रहा। 1989 में जब वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, तब ओबीसी नेताओं ने ओबीसी समाज पर हो रहे अन्याय से उन्हें अवगत कराया और मंडल आयोग लागू करने का अनुरोध किया। माननीय वीपी सिंह जी ने मंडल आयोग में की गई सभी सिफारिशों का अध्ययन किया और उन्हें तर्कसंगत पाकर 7 अगस्त 1990 को लोकसभा में मंडल आयोग मंजूर किया गया। मंडल आयोग लागू होते ही ओबीसी समाज को शिक्षा तथा नौकरियों में 52% आरक्षण प्राप्त हुआ। छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा तथा 100% छात्रवृत्ति लागू हुई, लेकिन कुछ आरक्षण विरोधी सर्वोच्च न्यायालय गए और 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सभी आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और ओबीसी आरक्षण भी विशिष्ट उत्पन्न मर्यादा के लोगों को ही देना चाहिए। इस फैसले के कारण 50% में से एससी और एसटी संवर्ग को मिला आरक्षण घटाकर बचा हुआ 27% आरक्षण ओबीसी समाज को मिला। जिन सुविधाओं तथा सहूलियतों का ओबीसी समाज 1952 में ही हकदार था, उन्हें पाने के लिए 40 साल संघर्ष करना पड़ा और 40 साल के संघर्ष के बाद भी 52% आरक्षण की बजाय 27% आरक्षण ही लागू किया गया। साथ में क्रीमीलेयर जैसी अन्यायपूर्ण शर्त भी लगा दी गई। महाराष्ट्र राज्य यह फुले, शाहू, आंबेडकर जैसे महापुरुषों का राज्य एक प्रगत राज्य के तौर पर जाना जाता है, लेकिन राज्य में ओबीसी समाज को यह सुविधाएं तथा सहूलियत पाने के लिए वर्ष 2003 तक इंतजार करना पड़ा और उस पर भी 27% आरक्षण के बजाय ओबीसी समाज को सिर्फ 19% ही आरक्षण दिया गया। 100% छात्रवृत्ति केवल 5 साल तक ही दी गई। बाद में इसमें भी कटौती कर सिर्फ 50% कर दी गई। इतना ही नहीं, बाद में कुल पाठ्यक्रमों में से 250 पाठ्यक्रमों को निकाल दिया गया। राज्य में ओबीसी विद्यार्थियों के लिए एक भी छात्रावास नहीं है। शिक्षा के लिए पैसों का इंतजाम करने में अपने माता पिता की परेशानी देख कई ओबीसी विद्यार्थियों ने आत्महत्या तक की है। ओबीसी समाज को पदोन्नति में आरक्षण नहीं, ओबीसी समाज के लिए स्वतंत्र मंत्रालय नहीं, ओबीसी समाज पिछड़ा होने के बावजूद एट्रोसिटी एक्ट में समावेश नहीं। महाराष्ट्र जैसे प्रगत राज्य में ओबीसी समाज पर हो रहे अन्याय को देख देश के बाकी राज्यों में ओबीसी समाज का क्या हाल होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। ओबीसी समाज पर हो रहे इस अन्याय के खिलाफ राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ गत 20 सालों से आवाज उठा रहा है। ओबीसी समाज में जागृति लाने के लिए तथा अन्याय के खिलाफ उठ रही इस आवाज को और बुलंद करने के लिए राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने गत 7 अगस्त को नागपुर में महाअधिवेशन का आयोजन किया। महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महामानव डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख आदि महापुरुषों के विचारों को लेकर भव्य रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग सहभागी हुए। युवाओं का उत्साह तो देखते ही बनता था। शहर के विभिन्न हिस्सों में जन जागृति कर यह रैली डॉक्टर पंजाबराव देशमुख सभागृह पहुंची, जहां संघर्ष का प्रतीक यह मशाल इस महाअधिवेशन के स्वागताध्यक्ष डॉक्टर बबनराव तायवाड़ी जी के सुपुर्द की गई। इसी मशाल से सभी मान्यवरों द्वारा सभागृह स्थित
भव्य मशाल को प्रज्वलित कर क्रांति का बिगुल फूंका गया। इस महाअधिवेशन की खासियत यह रही कि इसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी राजनीतिक पार्टियों के ओबीसी नेताओं ने भी शिरकत कर अपनी एकजुटता का परिचय दिया। देश के गृह राज्य मंत्री माननीय श्री हंसराज जी अहिर, महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री माननीय श्री चंद्रशेखर जी बावनकुले, निवृत्त न्यायमूर्ति माननीय श्री बीजी कोळसे पाटिल आदि मान्यवरों के साथ राज्य के अनेक आजी माजी सांसद, विधायक तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस महाअधिवेशन में उपस्थित रहकर ओबीसी समाज की आवाज बुलंद की। अपने प्रास्ताविक भाषण में इस महाअधिवेशन के स्वागताध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर बबनराव तायवाडे जी ने ओबीसी समाज की प्रमुख मांगे सामने रखी। एका विशिष्ट प्रवर्गाकरता सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी न्याय विभाग, अल्पसंख्याक विभाग आणि जो 60% ओबीसी या देशामध्ये आहे त्याकरता ओबीसी मंत्रालय नाही 67, 68, 69 वर्षामध्ये ही आमची शोकांतिका आहे। ओबीसी समाज की जनगणना जाहिर कर ओबीसी समाज के लिए केंद्र तथा राज्य में स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना, ओबीसी विद्यार्थियों के लिए 100% छात्रवृत्ति, हर जिले में छात्रावास का निर्माण, पदोन्नति में आरक्षण, क्रीमीलेयर शर्त को हटाना, कृषि के लिए स्वतंत्र बजट, मंडल, नच्छीपन और स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशें लागू करना, राष्ट्रीय मागास वर्ग कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने जैसे 21 महत्वपूर्ण प्रस्ताव विचार विमर्श के लिए सभागृह के सामने रखे गए। देश के गृह राज्य मंत्री माननीय श्री हंसराज अहिर जी ने इस आंदोलन को अपना पूरा समर्थन घोषित करते हुए कहा कि लोकसभा में 60% से ज्यादा ओबीसी सांसद है और हम सब मिलकर ओबीसी समाज को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। वेगळं महामंडळ, वेगळं त्याकरता आपण मंत्रालयाची मागणी केली। मी 100% सांगतो तुम्हाला, याकरता नानाभाऊ बसवणे त्या ठिकाणी पटोलेजी आणि मी 2 खासदार या ठिकाणी आहोत। आमच्या शिवाय लोकसभेत 60% पेक्षा जास्त ओबीसी खासदार आहेत आणि ही मंडळी कमीत कमी वेळामध्ये याकरता काम करेल। महाराष्ट्र राज्य के ऊर्जा मंत्री माननीय श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी ने इस महाअधिवेशन को सफल बताकर सभी पार्टियों के नेता इन न्यायपूर्ण मांगों के लिए साथ मिलकर काम करेंगे ऐसा आश्वासन दिया। जेव्हा असे फोरम तयार होतात, जेव्हा असे संघटना तयार होतं सर्वपक्षीय, त्या फोरमला कधी ना कधी न्याय मिळतो आणि मला या ठिकाणी विश्वास आहे की या महाअधिवेशनाच्या माध्यमातून मग सरकारकडले असतील, न्यायव्यवस्थेमधले असतील, महाराष्ट्र सरकारचे असतील, दिल्ली सरकारचे असतील किंवा ज्यांच्याकडून जे जे घ्यायचं असेल ते मिळवण्याकरता हा महासंघ काम करणार आहे। अपने उद्बोधन पर भाषण में निवृत्त न्यायमूर्ति श्री बीजी कोळसे पाटिल जी ने ओबीसी समाज की न्यायिक मांगों को उनका हक बताया। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी मिळाल्याशिवाय आम्ही सोडणार नाही। की 21 प्रमाणे आम्हाला जगाचा अधिकार दिलाय, तो माणसासारखं आम्ही जगलं पाहिजे, म्हणून आम्हाला ज्ञान पाहिजे, चरितार्थ साधन पाहिजे, समाजात प्रतिष्ठा पाहिजे, रोटीबिटी व्यवहार झाले पाहिजेत, वर्णव्यवस्था उखडून टाकली पाहिजे, याच्यापेक्षा दुसरं काय सांग, हे संविधानाने सांगितलेलं आहे। इस अवसर पर अनेक मान्यवरों ने ओबीसी समाज से जुड़े अलग अलग विषयों पर अपने विचार रखे। राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, प्रसार माध्यम, प्रशासनिक क्षेत्र, न्यायपालिका आदि विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे इन वक्ताओं ने अपने अपने अनुभव साझा कर उपस्थित कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। इस महाअधिवेशन के लिए महाराष्ट्र राज्य के हर जिले से, ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए। यहाँ से प्रेरणा लेकर वे अपने अपने क्षेत्र में जन जागृति का काम कर इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। महाअधिवेशन के अंतिम पड़ाव में सभी 21 प्रस्तावों को सभागृह ने भारी बहुमत से पारित कर उन्हें ठराव में तब्दील किया। इस महाअधिवेशन ने ओबीसी समाज को एक मंच पर लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। हर कार्यकर्ता ओबीसी समाज पर हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ने का जज्बा लेकर यहां से गया। प्राचीन काल में हमारे देश में मातृ केंद्रित समाज होता था। परिवार की मुखिया एक पढ़ी लिखी विदुषी स्त्री होती थी।
लेकिन पिछले कुछ शतकों में जातिवादी सनातनियों ने स्त्रियों को गुलाम बना के रखा। स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखकर उन्हें रूढ़ी परंपराओं के चक्रव्यूह में फंसाया गया। लेकिन राजमाता जीजाबाई, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले आदि विदुषी स्त्रियों ने तत्कालीन व्यवस्था के खिलाफ खड़े होकर महिला शक्ति को एक नई दिशा दिखाने का काम किया। इन्हीं महिलाओं का आदर्श सामने रखकर ओबीसी महिलाओं को कर्म कांडों के दुष्ट चक्रों से बाहर निकालने, उन्हें खुद के पैरों पर खड़ा कर आर्थिक तथा वैचारिक दृष्टि से सक्षम बनाने हेतु राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने 27 नवंबर 2016 को नागपुर में पहले महिला महाअधिवेशन का आयोजन किया। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख सभागृह में हुए इस महाअधिवेशन को ओबीसी महिलाओं का अभूतपूर्व प्रतिसाद मिला। राज्य के विभिन्न इलाकों से आई महिला कार्यकर्ताओं ने इस महाअधिवेशन में सम्मिलित होकर महिला सक्षमीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। इस महाअधिवेशन की शुरुआत समाज में जातिवाद का बीज बोने वाली, स्त्रियों को उनके हक से वंचित रखने वाली मनुस्मृति के दहन से हुई। ओबीसी महिला और अंधश्रद्धा, भारतीय संविधान, मंडल आयोग और ओबीसी आरक्षण, ओबीसी महिलाओं की दशा, दिशा और सक्षमीकरण आदि अनेक विषयों पर ओबीसी समाज की विदुषी महिलाओं ने अपने विचार रखे। साथ ही ओबीसी समाज की महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए अनेक प्रस्तावों को भी पारित किया गया। अपने उद्घाटन पर भाषण में श्रीमती सुशीलाताई मोराळे ने महिलाओं को अंधश्रद्धा छोड़ने की अपील की। रूढ़िवादी परंपराओं में अंधश्रद्धा में जकड़ी स्त्रियों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए उन्होंने जो गीत प्रस्तुत किया, वो महिलाओं को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। सावित्री की कसम, जिजाऊ की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तब ही तो जमाना बदलेगा। 7 अगस्त यानी जिस दिन देश में मंडल आयोग लागू हुआ, उस दिन का औचित्य साध कर लिया गया पहला ओबीसी महाअधिवेशन 29 नवंबर यानी जिस दिन महामानव डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने संविधान देशवासियों के सुपुर्द किया, उस दिन का औचित्य साध कर लिया गया पहला महिला महाअधिवेशन। इन दोनों महाअधिवेशनों ने ओबीसी समाज में जन जागृति लाने का महत्वपूर्ण काम किया। यह उसी का परिणाम था कि जब 8 दिसंबर को ओबीसी समाज की न्यायिक मांगों को लेकर नागपुर में विधानसभा पर मोर्चा निकाला गया, उसमें 1 लाख से ज्यादा ओबीसी बाशिंदों ने शिरकत की। महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग आए। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, सभी ने एक साथ आकर ओबीसी समाज की आवाज बुलंद की। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भी पक्ष भेद भुलाकर इस आंदोलन को ताकत देने का काम किया। जय ओबीसी के नारों से पूरा नागपुर गूंज उठा। महाराष्ट्र में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में ओबीसी समाज अपने हक के लिए रास्ते पे उतरा। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने विभिन्न आयोजनों के माध्यम से ओबीसी समाज को जो एक मंच प्रदान किया है, उससे ओबीसी समाज अब अपने हक के प्रति, अपने संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूक होकर आवाज उठाने लगा है। ओबीसी समाज में आई इस नवचेतना के कारण ही हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी संवर्ग के लिए स्वतंत्र मंत्रालय बनाने की घोषणा की है। लेकिन ये बस शुरुआत है। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के नेतृत्व में जलाई गई यह क्रांति की मशाल अब पूरे देश में जन जागृति कर एक भव्य जन आंदोलन खड़ा करेगी। ओबीसी समाज पर जो बरसों से अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ अब करोड़ों ओबीसी अपनी आवाज बुलंद करेंगे। अपनी न्यायिक अधिकारों के लिए देश के हर शहर में, हर गांव में अब आंदोलन होगा। जय ओबीसी की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। इस आंदोलन को दिशा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ द्वारा 7 अगस्त 2017 को दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय महाधिवेशन का आयोजन किया गया। देश के सभी राज्यों से बड़ी संख्या में ओबीसी नेता,
तथा कार्यकर्ता इस महाअधिवेशन में सम्मिलित हुए। इस महाअधिवेशन के स्वागताध्यक्ष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री माननीय श्री हंसराज अहीर जी के मौजूदगी में सभी मान्यवरों ने दीप प्रज्वलित कर इस महाअधिवेशन का विधिवत उद्घाटन किया। अपने स्वागताध्यक्षीय भाषण में माननीय श्री हंसराज अहीर जी ने आरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। जिन जातियों पर सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से वर्षों से अन्याय अत्याचार हुआ, उसका परिमार्जन करने के लिए आरक्षण जरूरी है। हम आरक्षण को आज भी जरूरी समझते हैं। इस अवसर पर देश के सामाजिक तथा राजकीय क्षेत्र में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए माननीय सांसद श्री शरद यादव जी का राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से भावपूर्ण सत्कार किया गया। अपने मार्गदर्शन पर भाषण में माननीय श्री शरद यादव जी ने जात पात भुलाकर दलित तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को साथ आकर सत्ता काबिज करने का आह्वान किया कि पिछड़ी जात के लोगों और दलितों 80% हो, 80% आपके पास बैलेट पेपर है, 80% ये बैलेट पेपर है, ये बटन है। यदि आप चाहो तो दे बटन कुचल सकते हो और राज पर कब्जा कर सकते हो। इस महाअधिवेशन के उद्घाटक राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोग के पूर्वाध्यक्ष तथा पूर्व न्यायमूर्ति माननीय श्री ईश्वराय जी ने कहा कि देश तो स्वतंत्र हुआ, लेकिन ओबीसी समाज को स्वतंत्रता नहीं मिली। इसलिए देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है। हम पिछड़ी वर्ग पढ़ने के वास्ते, अपने हिस्सा होने के वास्ते अपने पास पैसा होना चाहिए, स्कूल्स कॉलेजेस होना चाहिए, सुविधाएं होना चाहिए, समानता होना चाहिए, तब अपने हमारे बच्चे पढ़ सकते, उसका मुकाबला कर सकते। उस वास्ते हमारे को आरक्षण होना ये संविधान में है। वो संविधान की जो है वो हक हम मांगते हैं, क्योंकि जो स्वतंत्र आया मगर ओबीसी को स्वतंत्र नहीं आया, अभी भी परतंत्र में है हम। इस अवसर पर अनेक मान्यवरों ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इन मान्यवरों ने आरक्षण की आवश्यकता, क्रीमिलेयर की असंवैधानिक शर्त, कलम 340, मंडल आयोग, नच्छीपन आयोग, ओबीसी समाज की जनगणना, एट्रोसिटी एक्ट, ओबीसी विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण तथा स्कॉलरशिप, ओबीसी संवर्ग के रिक्त पदों का अनुशेष आदि अनेक विषयों पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया। इस महाअधिवेशन के अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर बबनराव तायवाड़े जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में ओबीसी समाज की 14 मांगे देश के विभिन्न राज्यों से आए ओबीसी कार्यकर्ताओं के सामने रखी और उन्हें सरकार के समक्ष रखने की अनुमति मांगी। सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में हामी भरकर अपनी अनुमति प्रदान की। इस द्वितीय राष्ट्रीय ओबीसी महाअधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए देश के कोने कोने से आए सभी कार्यकर्ताओं का डॉक्टर तायवाड़े जी ने इस महाअधिवेशन के अध्यक्ष के नाते आभार प्रकट किया। तो ये सारे अमेंडमेंट के साथ हमें ठहराव मंजूर करते हैं और मेमोरेंडम सबमिट करते वक्त पतंजलि साहब से हम लोग मार्गदर्शन लेकर उसमें ज़रूर अमेंडमेंट करेंगे, ऐसा मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं। और आप सभी लोग सुबह से आए इस अधिवेशन के आयोजन के लिए, आप लोगों ने जो हमें सहकार्य किया, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरा अध्यक्षीय भाषण खत्म करूं। इस महाअधिवेशन ने इस जन आंदोलन को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए दिशा प्रदान की। जब तक ओबीसी समाज की सारी मांगे मंजूर नहीं की जाती, ये आंदोलन दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। बहुत हुआ अन्याय, अब बहुत हुई बेबसी, बहुत हुआ अन्याय, अब बहुत हुई बेबसी। अपने हक के लिए जाग उठा है ओबीसी, अपने हक के लिए जाग उठा है ओबीसी।